Hello everyone. So in this session we will discuss about the fluid and electrolyte balance. Okay. So in that we will cover some topic like introduction about the fluid and electrolyte balance, the body fluid and electrolytes, method of the fluid and electrolytes movement, daily intake and loss of water from the body, regulation of the fluid exchange and osmotic equilibrium, applied the aspects, conclusions and references. Okay. Now we'll start. Introduction. So about the 60% of the adult human body is fluid. Okay, I told you before this topic because already we will learn this topic previously and this is your recent class. So the human body built by the 60% of water, okay, and mainly of water solution of the iron and other substance. Okay, mainly जो water solutions हैं वो क्या है, iron and other substances water में involve है. Okay, the most of this solution is inside the cell and this is called the intracellular fluid. Okay, I told you before that हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड का जो पार्ट होता है, अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर देखना तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर में जो टेल पार्ट होता है ना वो हाइड्रोफोबिक होता है. ठीक है, और जो हेड पार्ट होता है, ठीक है, वो हाइड्रोफिलिक होता है. तो जो हेड पार्ट होता है उसमें क्या होता है, हमारे फ्लूइड प्रेजेंस होते हैं. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे 2 पार्ट में डिवाइडेड रहती है. तो जो बोथ साइड के जो हेड पार्ट है वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंस होता है और बीच में एक लेयर होती है, ठीक है, जो टेल पार्ट है वो आपका हाइड्रोफोबिक है. ओके, वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंस नहीं होता है. ठीक है, सो मतलब एक्चुअली क्या करती है, जो लेयर होती है हाइड्रोफोबिक वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के फ्लूइड को आपस में मिक्सअप होने में एक बैरियर का वर्क करती है. ओके, तो जो सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट का जो हेड पार्ट है उस साइड में जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है. ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड का जो हेड पार्ट है वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंस है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है. ओके, सो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द सेल एंड इट इज़ कॉल्ड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. तो बॉडी में जितना भी फ्लूइड प्रेजेंस होता है वो हमारे इनसाइड ऑफ सेल प्रेजेंस होता है जिसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं. ओके, about the 1/3 is in the space outside the cell and it's called the extracellular fluid. Okay, about 1/3 जो स्पेस होता है, ठीक है, आउटसाइड में, आउटसाइड का जो 1/3 स्पेस है वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंस होता है दैट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स. ओके, द किडनी आर द असेंशियल फॉर द रेगुलेशन द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड. तो हमारी किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करके रखती है. ठीक है, बॉडी के फ्लूइड के कंपोजिशन को, वॉल्यूम को मेंटेन करती है. जितना हमारी बॉडी को नीड होती है उतना वो अब्जॉर्व करती है, बाकी वो एक्सक्रीट आउट कर देती है. ओके, the relative constancy of the body fluid is the remarkable because there is a continuous exchange of the fluid and the solute with the external environment as well as within the different compartment of the body. Okay, तो हमारी बॉडी के बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए कंटिन्यूसली जो बॉडी फ्लूइड होता है वो एक्सचेंज होता रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर. तो एक्चुअली फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होता है, एक्सचेंज होते हैं आयंस. ठीक है, जो मिनरल्स हैं, आयन से जो भी मतलब हमें थिंग्स चाहिए, ठीक है, जो नीडेड है फंक्शन के लिए वो एक्सचेंज होती हैं. ओके, नाउ अ मोस्ट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंड इज़ हाउ वाटर एंड द सोडियम रेगुलेशन आर द इंटीग्रेटेड टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट ऑल द पॉसिबल डिस्टर्बेंस इन द वॉल्यूम एंड ऑस्मोलिटी ऑफ द बॉडली फ्लूइड. ओके, सो ये एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि एग्जैक्टली जो हमारा वाटर और जो हमारा सोडियम होता है वो किस तरह से बॉडी में क्या करते हैं, मेंटेन रहता है. ठीक है, और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ कंपैरेटिवली वर्क करते हैं. ओके, एंड एज वेल एज द बॉडी अगेंस्ट ऑल द पॉसिबल डिस्टर्बेंस इन द वॉल्यूम ऑफ स्पेस. आपने देखा होगा कि जो बॉडी होती है ना हमारी, दैट्स वाई इसे कहा गया क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वहाँ पे फ्लूइड की रिक्वायरमेंट भी होती है. ठीक है, और कई मतलब डिफरेंट पार्ट के में डिफरेंट फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है और फ्लूइड जो होता है वो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट वे में प्रेजेंस होता है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड दैट
how our body are maintaining this volume inside of the body, okay, or how they maintaining the osmolarity of the body fluid, okay. In addition to regulate the volume, the osmolarity, the amount of the solution per unit volume. osmolarity का meaning होता है the amount of the solute per unit volume, यानी हर एक यूनिट फॉर्म में कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंस है ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज ऑल्सो टाइटली रेगुलेट. तो बॉडी हमारी क्या करती है, osmolarity को टाइटली रेगुलेट करती है कि इतना अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम में इतना आपका सॉलिड प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है. नाउ द बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके. सो द बॉडी फ्लूइड्स इज 60% ऑफ द बॉडी वेट. बॉडी वेट का 60% हमारा बॉडी फ्लूइड का है. द वाटर इज़ द लार्जेस्ट थिंग कंपोनेंट. वाटर क्या हमारे बॉडी में एक लार्जेस्ट थिंग कंपोनेंट है, यानी लार्ज अमाउंट हमारी बॉडी में प्रेजेंस होता है. द वेरिएशन बेस्ड ऑन द एज, जेंडर एंड अमाउंट ऑफ द बॉडी फैट, ठीक है. और जो वाटर डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल, ओके आई विल टेल यू द एग्जाम्पल. जो वाटर है वो डिपेंड करता है कि एज, पर्सन का एज कितना है, इन्फेंट है, टॉडलर है, यंगेस्ट है या एडोलसेंस है, ओल्ड एज पर्सनस है, ठीक है. जेंडर मेल एंड फीमेल. मैंने आपको जो लास्ट स्लाइड स्टडी करवाया था उसमें आपको बताया था कितना अमाउंट ऑफ मेल और कितना अमाउंट ऑफ फीमेल के लिए हमें बॉडी फ्लूइड की नीड होती है, ओके. एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द बॉडी फैट, ओके. So is the body volume, the body fluid and the electrolytes, it differ according to the age, according to the gender, according to your size of your body, और कह सकते हैं कि the fat amount in your body, okay. 40 to 50% of the body weight in elderly. 40 to 50% of the body weight elderly का body weight होता है, that is a fluid and electrolyte body weight. 80% neonate is water, और neonate में 80% क्या है, water presence होता है, okay. Now the major compartment for fluid is intracellular fluid and extracellular fluid, okay. Intracellular fluid, that means the inside the cell जो fluid present है, that is the intracellular fluid. Most of the body fluid here the 70% weight. जो इंटरसेलुलर फ्लूइड का जो वेट होता है वो 40% होता है. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो ICF यानी इंटरसेलुलर फ्लूइड है, दैट इज़ द मोर हायर देन द ECF दैन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स, ओके. डिक्रीज इन एल्डरली, और एल्डरली में क्या होता है, जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है वो डिक्रीज होता है. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ये है आउटसाइड सेल, सेल के जो आउटसाइड का जो फ्लूइड है वो क्या, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है. इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड विद इन द ब्लड वेसल्स, ओके. इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड का मतलब जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड में जो मतलब वाटर के अमाउंट है उसे बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, दैट इज़ द 5% ओनली, ओके. इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन द सेल एंड द ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स और सेल के बीच के जो फ्लूइड प्रेजेंस है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज़ 15%. ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर दैट मीन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, पेरिकार्डिनल में एंड साइनोवियल में जो आपके फ्लूइड प्रेजेंस है, ओके, दैट इज़ अ ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ओके. तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड यानी वेसल्स में ब्लड में जो वाटर प्रेजेंस है, दैट इज़ अ इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, दैट इज़ 5%, ओके. इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज़ द 15% इन बिटवीन द सेल और ब्लड, ब्लड और सेल के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंस है दैट इज़ अ 15%, ओके. ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सेरेब्रोकार्डिनल या स्फेनॉइड, जो स्फेनॉइडल में जो फ्लूइड प्रेजेंस है वो आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. और इंट्रासेलुलर मतलब जो इनसाइड ऑफ सेल है ओनली, ओके. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन द बॉडी. तो आपकी जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में किस तरह, मतलब वाटर में मैंने कहा कि आपके सॉलिड्स प्रेजेंस होते हैं जिसका मतलब वॉल्यूम कितना सॉलिड होना चाहिए, कितने यूनिट में, कितने यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉलिड प्रेजेंस होना चाहिए, हमारी बॉडी क्या करती है उसे मेंटेन करके रखती है. इट इज़ वेरी क्रिटिकल अंडरस्टैंड कि हाउ आवर बॉडी एक्चुअली आर मेंटेनिंग, ओके. सो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्चुअली वाटर में कौन कौन से सॉलिड्स प्रेजेंस होते हैं. इन दैट द इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये प्रोटीन, एल्बुमिन है, ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है. इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके. सो दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, अमाइनो एसिड, क्रेटिनिन, लैक्टेट, ग्लूकोज, ठीक है. नाउ द इलेक्ट्रोलाइट्स, विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स. सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या आपके सब्सटेंस व्हेन द डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन
and separated into the ion and is able to carry an electrical current. तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग, आप डायग्नोसिस में लिखते हो कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके सॉल्यूशन में क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है और सेपरेट होते हैं वो आयन में, सेपरेटेड इनटू आयन, ठीक है। सेपरेटेड किसमें होते हैं, आयन में, एंड इज़ एबल टू कैरी एन इलेक्ट्रिकल करंट। और हर एक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो क्या करता है, कैरी करता है, एक इलेक्ट्रिकल करंट कैरी करता है। हम बोलते हैं कि इस आयन का इतना अमाउंट है, इस आयन का इतना अमाउंट है, ये आयन ये इफेक्ट करता है। तो एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयन में क्या होता है, सेपरेटेड हो जाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी में वर्क करना स्टार्ट करते हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, द कैशन एंड द एनियन, ठीक है, आयन्स। सो जो आपके कैशन है दैट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो कैशन क्या होते हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंड आयनॉन क्या होता है, आपके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। द कैशन मस्ट बी इक्वल टू द आयनन फॉर द होमोस्टेसिस टू एग्जिस्ट ईच फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो हर एक फ्लूइड के जब हीमोस्टेसिस प्रोसेस के लिए फ्लूइड के मतलब ईच फ्लूइड कंपार्टमेंट में जो आयन होते हैं और कैशन होते हैं, एनियंस होते हैं और जो कैशंस होते हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंस होते हैं, किसके लिए, हीमोस्टेसिस प्रोसेस के लिए, ओके। नाउ द सोडियम, सो व्हाट इज द सोडियम, एज वी आर नो दैट सोडियम क्या है, डोमिनेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है, ओके, एंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द चीफ बेस ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या है कि बेसिक सॉल्यूट्स है, ओके। सीरम लेवल इज 135 to 145 MEQ पर लीटर। सो जब का सोडियम का नॉर्मल वैल्यू है हमारा, सीरम वैल्यू ने ब्लड का जो वैल्यू है 135 to 145 है नॉर्मल वैल्यू, ओके। द मेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैशन, ठीक है, कि क्या है, एनियंस नहीं है, कैशन है, दैट इज़ अ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये, ठीक है। हैव गवर्न टू नॉर्मल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो ये करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है। हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस होता है या फिर कह सकते हैं एल्कलाइन और जो एसिड और एल्कलाइन जो बैलेंस है वो बॉडी में मेंटेन करता है सोडियम, ठीक है। एक्टिवेटर नर्व मसल सेल्स, इसके अलावा जो हमारी नर्व के मसल सेल्स होती है उन्हें एक्टिवेट करने के लिए भी सोडियम इम्पॉर्टेंट होता है। इन्फ्लुएंस वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस विथ क्लोराइड्स, ठीक है, और ये करता है इन्फ्लुएंस करता है वाटर के डिस्ट्रीब्यूशंस में, यानी कितना वाटर कहाँ पर प्रेजेंस होना चाहिए उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है, ओके। दिस इज़ द सोडियम। सोडियम क्या है, दिस इज़ अ डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज़ अ चीफ बेस ऑफ द ब्लड, ब्लड का क्या था, चीफ बेस सब सॉल्यूट्स है। द नॉर्मल लेवल ऑफ द सोडियम इज़ 135 to 145. This is the main solute of the extracellular fluid that is also helping to maintain the osmolality as well as the acid base balance in the body, because in a body the acid base balance is an important thing, okay. And also too they are activating the nerve and muscles and influence the water distributions, okay. Now the potassium, also in the dominant intracellular electrolytes. potassium क्या है आपका, intracellular electrolytes है। द प्राइमरी बफर इन सेल, कि ये क्या है, ये बफर सेल है। देन सीरम लेवल इज 3.5 to 5.5. द डोमिनेंट कैशन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, द रेगुलेशन सेल excitably and permits the cell membrane and thereby the affecting cell electrolyte status, helps to control intracellular fluid osmolality and the intracellular fluid osmolality pressure, okay. सो पोटेशियम एक्जैक्टली क्या है, तो आपका डोमिनेंट इंटरसेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे आपका सोडियम क्या है, डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है। और एक बात और, जो आपके पोटेशियम और सोडियम का जो हमारी बॉडी का बैलेंस होता है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव, मतलब एक दूसरे को इन्फ्लुएंसिंग का होता है, ठीक है। सोडियम बढ़ता है तो पोटेशियम घटता है, तो पोटेशियम अगर बॉडी में बढ़ता है तो सोडियम डिक्रीज होता है, ओके। तो हमारी बॉडी क्या करती है, सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करके रखती है इस तरह से, ठीक है। Now the normal potassium level is 3.5 to 5.5. This is a dominant cation intracellular fluid, okay, and ये क्या करता है, सेल की एक्सिबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है, ओके। इसके अलावा
इलेक्ट्रोलाइट्स के सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस होता है उसके लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपके ICF और ये हेल्प करता है ICF को और ऑस्मोलिटी को मेंटेन करके रखता है, ऑस्मोलिटी प्रेशर करके रखता है, मतलब मेंटेन करके रखता है ICF क्या। ICF क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलिटी को मेंटेन करके रखता है। ओके, नाउ these are the electrolytes, the major electrolytes in the body, that is the sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride, bicarbonate, phosphate, sulfate. Okay, so the sodium is, the normal value is 136 to 142 or somewhere at the 135 to 145. Okay, सीरम लेवल लगाएंगे तो प्लाज्मा लेवल की बात कर रहे हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड लेवल इज 10. Okay, the function of the sodium is to create much of the osmotic pressure. Extracellular fluid, the most abundant cation in extracellular fluid. तो सोडियम क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की, ठीक है। और ये क्या है, एक अबंडेंट कैशन है, इंपॉर्टेंट कैशन है किसका, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का। पोटेशियम क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, इंटरसेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलिटी को मेंटेन करके रखता है। एज वेल एज दिस इज एसेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट एक्टिविटी नर्व एंड मसल सेल्स, और जो हमारी नर्व और मसल सेल्स होती है उसकी एक्टिविटी को ही मेंटेन करता है। कैल्शियम नॉर्मल वैल्यू इज द 4.6 to 5.5 और इंटरसेलुलर फ्लूइड द वैल्यू इज द 1 एंड द मोस्ट 98% फाउंड इन द बोन एंड टीथ। जो कैल्शियम होता है वो 98% आपके बोन और टीथ में प्रेजेंस होता है। दैट ऑलरेडी आई विल टीच यू इन प्रीवियस, not in previous, actually I'll teach in nutrition. Okay, maintain the normal excitability of the nervous and the muscle cells and essential for the blood clotting. So calcium is the important for the blood clotting, essential the maintaining the nervous and the muscle cell functioning, and the calcium also 90% of the calcium are presence in the bone and the teeth. Okay, magnesium, so the magnesium is मोस्ट 50% इज फाउंड इन बोन, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है वो 50% क्या होता है, आपकी बोन में प्रेजेंस होता है। मोर अबंडेंट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड देन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ओके, आपका जो मैग्नीशियम है वो मोर होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में बजाय कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ATP प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द नर्व्स एंड मसल सेल्स, बिकॉज मैग्नीशियम ऑल्सो मेंटेनिंग द ATP प्रोडक्शन। ATP क्या करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, ठीक है, उसमें एनर्जी प्रोडक्शन जो वर्क करता है वो ATP के थ्रू होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ATP का प्रोडक्शन करता है, ATP क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। ओके, सो ATP को के प्रोडक्शन में हेल्प करता है मैग्नीशियम। ओके, इसके अलावा नर्वस और मसल सेल को के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्लोराइड क्या है, दैट इज नॉर्मल वैल्यू इज 95 to 103. मोस्ट अबंडेंट आयरन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड डिफ्यूजेस इजीली इनटू द आउट ऑफ द सेल, हेल्प टू रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। बाइकार्बोनेट नॉर्मल वैल्यू इज 28 और इंटरसेलुलर फ्लूइड इज 10. द पार्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट इज अ बफर सिस्टम, क्या बफर सिस्टम का एक पार्ट है। The phosphate is the 1.7 to 2.6 and the intracellular fluid is 75. Most 85% is the found in the bone and teeth. आपका जो phosphate होता है, phosphate और कैल्शियम भी आपके सोडियम पोटेशियम की तरह है, ठीक है। कैल्शियम अगर इंक्रीज होता है तो फॉस्फेट डिक्रीज होता है, और फॉस्फेट इंक्रीज होता है तो कैल्शियम डिक्रीज होता है, ठीक है। ये आपके एक दूसरे के मीन्स इन्फ्लुएंसिंग वर्क करते हैं, ठीक है। सो जो फॉस्फेट होता है दैट इज़ द 85% प्रेजेंस होता है, ये भी बोन और टीथ में। प्राइमरी इज द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आयन, पार्ट इज द DNA and RNA, ATP, phospholipid, part of the phosphate buffer system. The sulfate is the part of the amino acid and proteins. Okay, now the method of the fluid and electrolyte movement: diffusion, osmosis, active transport and filtrations. ठीक है, तो these are the methods of the फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट। हमारी बॉडी में अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फ्लूइड है वो कैसे मूव करते हैं, तो बाय द 4 मेथड: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन। सो व्हाट इज द डिफ्यूजन्स? प्रोसेस बाय विच और सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन मूव इन्वॉल्व अ गैस और सब्सटेंस। ओके, सो इसमें जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट की आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थिंग है, ठीक है, वो आपके सॉल्यूशन के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्यूशन में मूव करते हैं, ठीक है।
इन्वॉल्व अ गैस और सब्सटेंस, और इन्वॉल्व होते हैं वो गैसेस और सब्सटेंस के साथ, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन एरिया टू द हाई कंसनट्रेशन ऑन द एरियाज लोअर कंसनट्रेशन। आपको पता होगा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी में वो क्या करते हैं, हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव आउट करते हैं। Evenly, to distribute the solute in the body solution, the passive transport and required no energy। जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स वन एरिया से अनदर एरिया में ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कितना हर एक सेल की हर एक बॉडी पार्ट के फंक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल बोन के लिए अगर कैल्शियम इंपॉर्टेंट है तो कैल्शियम आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही सेम लाइक दैट अगर सोडियम आपकी बॉडी में सोडियम बैलेंसिंग यानी कि आपके हार्ट के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, कंडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वही क्या करता है आपके बीपी को मेंटेन भी करके रखता है, ठीक है। बीपी के लिए भी एंड प्रेशर के लिए भी क्या है, आपके सोडियम इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका क्या होता है, अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। वो ऑल ओवर द बॉडी के ईच सेल टिश्यू में क्या होता है, मूव करता है, बिकॉज हर एक सेल को हर एक टिश्यू को क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है हर एक इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। तो जब ये मूव करते हैं वन एरिया टू अनदर एरिया तो ये हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ वर्क करते हैं, ठीक है। और जनरली क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सॉल्यूशन में, और ये कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसके लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती बॉडी में, कि हमारी बॉडी में अगर सेलुलर फ्लूइड ट्रांसफ्यूज हो रहे हैं तो हमें उसमें एनर्जी लगेगी। हमारे क्लोराइड जो बॉडी के हैं वो उसमें मीन्स उनका यूटिलाइजेशन होगा नहीं। आई टोल्ड यू प्रीवियसली इन न्यूट्रिशन दैट एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी में वो जनरली अगर हम इंटरनली बॉडी की बात करते हैं तो वो हमारे कहाँ यूटिलाइज होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए और बॉडी में थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम के लिए, बॉडी में हीट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी एनर्जी की नीड होती है। बट अगर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है सॉल्यूशन में मूव कर रहा है वन एरिया से अनदर एरिया में तो उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। सो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन सॉल्यूट दैट मीन द इलेक्ट्रोलाइट्स और द नॉन इलेक्ट्रोलाइट थिंग्स इन अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूशन में मूव करता है, इन्वॉल्व अ गैस और सब्सटेंस। मीन्स जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में ये करता है, सॉलिड सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है और मूव करता है एज अ गैस और सब्सटेंस के, इन्वॉल्व होता है गैस और सब्सटेंस के इक्वल और वहाँ पे मूव करता है, दिस कॉलिंग अ डिफ्यूजन्स, ओके। ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन। So osmosis is a net diffusion of water across a selectively permeable membrane from a region of the high water concentration to one that has a lower water concentration, ठीक है। सो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक नेट डिफ्यूजन्स है ऑफ वाटर में जो नेट डिफ्यूजन्स होता है, डिफ्यूजन्स तो क्या आपके सॉल्यूट करता है, सॉल्यूशन में मूव ऑन होता है इनटू इन्वॉल्व अ गैसेस एंड द अनदर सब्सटेंस के लिए, ठीक है। बट जो ऑस्मोसिस है दैट इज़ अ नेट डिफ्यूजन ऑफ द वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हाई वाटर कंसनट्रेशन टू वन दैट हैज़ अ लोअर वाटर कंसनट्रेशन, ओके। सो ऑस्मोसिस मीन्स कहता है आपका एक नेट डिफ्यूजन होता है वाटर का, किसमें, आपकी जो परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वाटर का एक नेट डिफ्यूजन होता है जिसमें जो भी सॉलिड्स होते हैं वो हाई कंसनट्रेशन टू वन दैट हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन, एक हाई कंसनट्रेशन से एक सिंगल लोअर कंसनट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूव ऑन होता है। इसमें भी क्या होता है, मूव ऑन हो रहा है, इसमें क्या होता है कि नेट डिफ्यूजन्स होता है और एक वे में हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ क्या होता है, आपके जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, वो मूव ऑन करते हैं। Osmotic pressure, the pull that the draws solvent through the through the membrane to the more concentration side with the solutes। इसमें क्या होता है, पुल किए आते हैं जिसमें ड्रॉ होता है, जो सॉल्वेंट्स होता है मेम्ब्रेन के थ्रू कंसनट्रेटेड साइड में क्या होता है, उसका मूव आउट ड्रॉ आउट करना स्टार्ट करते हैं, यानी वन साइड विथ सॉल्यूट, मतलब एक सॉल्यूट के साथ क्या करता है, वो मिक्सअप होना स्टार्ट करता है। अमाउंट डिटरमाइन बाय द रिलेटिव नंबर ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ द सॉल्यूट और साइड्स ऑफ द ग्रेटर कंसनट्रेशन।
तो जो अमाउंट होता है वो डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं ग्रेटर कंसंट्रेशंस में, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द पर्टिकुलर सेल पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट। और अगर हम बात करें कि प्रोपोर्शनेट टू नंबर ऑफ द पर्टिकुलरली पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट, जो अगर हम प्रोपोर्शनली देखें तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है, तो क्या कहते हैं प्रोपोर्शनली नहीं, क्या होता है बॉडी में मेंटेन करना होता है कितना अमाउंट हमें एक्स्ट्रा सेलुलर चाहिए, कितना अमाउंट हमें इंट्रा सेलुलर चाहिए, ठीक है। नाउ द कोलाइड एंड ऑस्मोटिक प्रेशर और द ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। सो व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर? द स्पेसिफिक काइंड ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहता है कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं इसे। ये स्पेशल काइंड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्रिएटेड बाय द सब्सटेंस विद द हाई मॉलिक्यूलर वेट। और ये कौन क्रिएट करता है यार प्रेशर? जो आप हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो सब्सटेंस होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं क्रिएट करते हैं कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को। ओके, ऑस्मैलिटी क्या है आपके? द मेजर ऑफ द सॉल्यूशन एबिलिटी टू क्रिएट ऑस्मैटिक प्रेशर एंड दस द इफेक्ट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ऑस्मैलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द मेजर ऑफ द सॉल्यूशन एबिलिटी, यानी सॉल्यूशन को मेज़र करने की एबिलिटी जो क्या करते हैं क्रिएट करती है ऑस्मैटिक प्रेशर को, जिसकी वजह से क्या होता है मूवमेंट होता है वाटर में, ठीक है। यानी कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वन एरिया से अनदर एरिया मूवमेंट करते हैं, तो उसको मेज़र करने की जो एक्टिविटी है, यानी जो एबिलिटी है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू क्रिएट की जाती है, उसे बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, ऑस्मोटिक प्रेशर की एक एबिलिटी होती है कि वो मेज़र करता है सॉल्यूशन को
कि कितना मूवमेंट होना चाहिए वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। द नंबर ऑफ द ऑस्मेटिकली एक्टिव पार्टिकल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ ऑस्मेटिकली एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं पर किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी कि एक यूनिट में कितने ऐसे सॉलिड्स हैं, कितने ऐसे आयन हैं जो आपके मूव ऑन हो रहे हैं। प्लाज्मा ऑस्मोलिटी इज 250, 280 to 300। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलिटी इज डिटरमाइंड बाय द सोडियम। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसकी ऑस्मोलिटी कौन करता है, सोडियम डिटरमाइन करता है। एंड द मेजर यूज ऑफ द क्लिनिक प्रैक्टिस टू इवेलुएट द सीरम यूरिन। Okay, now the plasma protein. The plasma protein is the primarily albumin affect the serum osmolality. जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो सीरम की ऑस्मोलैरिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। एंड आर मेन नेगेटिवली चार्ज इन इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड आयंस द बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज द सोडियम इन द ऑस्मोलैरिटी create the colloids osmotic pressure which pull into the hold water in the vascular beds and as well as the pulling water from the interstitial space into the vascular bed water marginal, ठीक है। The plasma protein is your primary albumin and is affect the serum osmolality as well as they have to balance the positive charge of the sodium in the osmolality, and they also create the colloid osmotic pressure. These colloid osmotic pressure pull the whole water and the vascular bed which are pulling the water from the interstitial space into the vascular space, okay. Now the active transport is a move molecule or the ion uphill against the concentration the osmotic pressure. When the active transport system means when the ions are moved from concentration and the highest the osmotic pressure. Hydrolysis of the adenosis triphosphate, यानी that is your ATP provide the energy needed. इसके अलावा जो आपके एक्टिविटी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, आपके ATP के थ्रू। रिक्वायर द स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल एज वेल एज द स्पेसिफिक एंजाइम ATP। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पल्स, मोर शुगर्स, माइनो एसिड यूजेज। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या होता है, आपके मूव करते हैं मॉलिक्यूल वन एरिया टू अनदर एरियाज में, जैसे हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन की तरफ थ्रू द ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड दे आल्सो हाइड्रोलाइसिस द ATP एनर्जी नीडेड एंड दे आल्सो कैरी द मॉलिक्यूल इन द स्पेसिफिक एंजाइम। Now the filtration. Filtration is the movement of the fluid through a selectively permeable membrane from one area to the higher hydrostatic pressure to an area of the lower hydrostatic pressure. Okay. So filtration का मतलब होता है कि जो specific ions होते हैं वो सेमी आपके permeable membrane के थ्रू हाई हाइड्रोस्टिक प्रेशर से लोअर हाइड्रोस्टिक प्रेशर की तरफ मूव ऑन होते हैं। Arterial end of the capillary has the hydrostatic pressure, then the osmotic pressure so fluid and diffuse solid move from the capillary, okay. So filtration में आपके होता है एक तो मूवमेंट होती है वन एरिया टू अनदर एरिया, ठीक है। तो किसकी होती है, जो सिलेक्टिव सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है उसमें फ्लूइड की मूवमेंट होती है जो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। एंड जो आर्टीरियल एंड होता है कैपिलरीज का वो क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। देन ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है आपका वो सो फ्लूइड कैन डिफ्यूज सॉलिड मूव फ्रॉम द कैपिलरी, ओके ओके। एनीवे वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन अ नेक्स्ट क्लास, ओके।